हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रीज़न अपनी वीडियो के थ्रू। बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ रीज़न जो है वो ज्योग्राफी का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ज्योग्राफी का ये बिल्कुल बेस है। क्योंकि कोई भी रीज़न की क्या क्वालिटी है, क्या डिसक्वालिटीज़ हैं और वो किस तरीके से डिफरेंस है। एनी रीज़न इज़ डिफरेंट विद अदर रीज़न। और ये एरिया जो हमारी अर्थ पर या जो हमारी कंट्री है या फिर हमारा रीजन है, उस एरिया जो है, वो रीजन जो है वो दूसरे रीजन से डिफरेंट कैसे है, ये हम किससे देखेंगे? अपने इस कॉन्सेप्ट से। बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट है हमारे ये हमारे लिए यूज़फुल होता है यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए और और उन एग्ज़ाम्स के लिए, सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए जो ज्योग्राफी वहाँ पे एज अ मेन सब्जेक्ट यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि जो रीज़न होता है उस रीज़न की हम उसको रीज़न क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो उसको रीज़न इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो उसकी एक फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, फर्स्ट वन। सेकंड वन, ह्यूमन इम्पैक्ट क्या होता है, उन फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे ह्यूमन इम्पैक्ट क्या होता है, और इन ह्यूमन इम्पैक्ट और फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स का दोनों का इंटरवेंशन कैसे होता है एनवायरनमेंट पर। ठीक है, बेसिकली रीज़न क्या होता है? रीज़न वो होता है जिसमें एक पर्टिकुलर फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, साथ में उस फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ वहाँ पे ह्यूमंस भी रहेंगे, तो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ क्या रहती है। अब इन फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ ह्यूमन एक्टिविटी अगर मर्ज हो जाए तो उन दोनों को मिलके उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे कहता रहता है। बेसिकली वो हमारा जो एरिया होता है उससे जो प्रॉपर्टीज़ डेवलप होती हैं और वो जो प्रॉपर्टीज़ डेवलप होके उस एरिया को डिनोट करती हैं, वो हमारा रीज़न कहलाता है। ठीक है, रीज़न इज़ द एरिया दैट इज़ broadly divided by its physical characteristics, human impact characteristics and intervention of the humanity and environment। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि रीज़न से रिलेटेड हमारे जोग्राफर्स आए थे, उन्होंने बहुत सारे काम किए। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जब हम हिस्ट्री देखेंगे इसकी रीज़न की, तो सबसे पहले ग्रीक्स ने रीज़न के लिए कुछ काम किया था। उसके बाद जर्मन्स आए, यूरोपियंस आए, यूरोप में भी बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन जो मेन काम था बेसिकली, वो जो जोग्राफर्स थे हमारे, एक तो ब्लास्टी थे, हर्बर्टसन थे, विट्ज़ेले थे। इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, अगर हम विला डिला ब्लास को देखते हैं तो उन्होंने अपनी फिर रीज़न के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन भी दी, और इसमें इन्होंने बोला कि हमारा कोई भी एरिया, कोई भी अर्थ का जो एरिया होगा, हमारी अर्थ पर जो एरिया होगा वो रीज़न कहलाएगा। क्यों रीज़न कहलाएगा? क्योंकि उसमें कुछ डिससिमिलैरिटीज़ होंगी, और ये जब ये डिससिमिलैरिटीज़ एक साथ आएंगी आर्टिफिशियली और इनसे कुछ कॉमन एग्जिस्टेंस बनेगा, तो उस एरिया को जो कॉमन एग्जिस्टेंस जिस एरिया में बनेगा वो दूसरे एरिया से डिफरेंट होगा। तो ये डिफरेंस क्या कहलाएगा उस एरिया के लिए? रीज़न। इन्होंने उस एरिया के लिए फिर क्या बोला कि ये एक रीज़न बोला जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर किसी में उसकी टेम्परेचर, किसी भी रीज़न का टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ की रेनफॉल जो है वो मान लीजिए 100 सेंटीमीटर के आसपास जाती है, वहाँ का जो सीजनल वेरिएशन होता है, वहाँ पे 3 सीजन्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाया? ये हमारा कहलाया कि ये कितनी डिससिमिलैरिटीज़ हो गई। अब टेम्परेचर को आप रेनफॉल से तो नहीं काउंट कर सकते,
तो इसीलिए आप क्या बोलोगे कि ये सारी डिसिमिलैरिटीज़ मिलकर क्या कर रही हैं, एक आर्टिफिशियली सिमिलर आ गए हैं, अपने एक साथ आ गए हैं, और इस एक साथ आने से जो हमारा एरिया आता है उसको हम रीजन कहते हैं। ठीक है, तो ब्लास ने ये बोला, बहुत सारे जोग्राफर्स ने बोला है, लेकिन हम यहाँ ब्लास जी को देखेंगे क्योंकि ये ऑलमोस्ट बहुत सारे ऑलमोस्ट 90% जोग्राफर्स ने इनकी जो ये डेफिनेशन है वो मानी है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि हमारा जो जोग्राफिकल रीजन है वो, उसके लिए हमने रीज़न ही टर्म क्यों यूज़ करी, उसके लिए हमने रीज़न टर्म क्यों यूज़ करी, क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम देखते हैं हमारी जोग्राफी में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होने लगी, ये जो आना शुरू हुआ, ये बेसिकली आना शुरू हुआ फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच का फेज़ है। ठीक है, तो उसमें क्या होना शुरू हुआ कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आने लगी। अब हमें क्या ज़रूरत पड़ने लगी, देन वी हैव टू ऑर्गेनाइज दीज इन्फॉर्मेशंस। अब इन इन्फॉर्मेशंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ने लगी, यानी हमें कुछ टर्म्स की ज़रूरत पड़ने लगी। तो उन टर्म्स के लिए हमने क्या यूज़ करना, उस टर्म्स को लिए हमने क्या यूज़ करना शुरू कर दिया, रीज़न। जो इन्फॉर्मेशन यानी किसी का टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल कितना है, वहाँ की विंड वेलोसिटी कितनी है, किसी भी एरिया की, वहाँ पे रेनफॉल अभी हमने देखा कितना था, विंड वाला हो गया, टेम्परेचर हो गया, सीज़न वेरिएशन कितना है वहाँ पे। तो ये सब देखने के लिए हम लोगों ने क्या करना शुरू किया, जब हमारे पास वहाँ की वेजिटेशन हमारी कितनी है, वेजिटेशन हमारी कैसी है, वो सब हम लोगों ने देखनी शुरू करी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग ने कलेक्ट करनी जब शुरू करी हमारे पास, तो फिर हम लोगों ने क्या करना शुरू किया, उस पर्टिकुलर, फिर हमें क्या लगा कि अब हमें पर्टिकुलर एक नाम देना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर एरिया क्या है, ये पर्टिकुलर एरिया क्या है। तो हमने उनको क्या देना शुरू किया, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें यूज़फुल बनाने के लिए हमने किसी भी एरिया को एक रीज़न का नाम दिया। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, देखिए ये जोग्राफर है, स्टडी द वाइड रेंज ऑफ द इशू फ्रॉम द स्पेशल मैनर, सो रीज़न आर द वे टू ऑर्गेनाइज एंड सिंप्लीफाई द वास्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं कि ये हमारा डेवलप कैसे हुआ। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया आपको कि ग्रीक्स जो थे वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया है हमारी जोग्राफी में कोरोलॉजी। ठीक है, कोरोलॉजी का मीन्स ही क्या होता है, किसी रीज़न को डिनोट करता है। ठीक है, अब क्या होना शुरू हुआ कि हमारे फिर मॉडर्न जोग्राफर्स आए, ग्रीक्स ने ठीक है ये टर्म इंट्रोड्यूस कर दी, लेकिन अभी वो इतना वाइड नहीं था। ठीक है, इतना एलोब्रेशन उन्होंने उसमें किया नहीं था। तो उन्होंने क्या करना, जो हमारे मॉडर्न जोग्राफर्स आए थे वो हमने भी पढ़ा था कौन कौन से थे, ब्लास थे, हर्बर्टसन थे, इन्हीं सब लोगों ने क्या करना शुरू किया, ये बताना शुरू किया कि हमारा एक रीज़न दूसरे रीज़न से, यानी एक एरिया दूसरे एरिया से कैसे डिफरेंस करता है, और वो डिफरेंस दिखाने के लिए इन्होंने क्या करना शुरू किया, एक रीज़न नाम देना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद हमारे हेटनर जी हमारे आए, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, 1933 में हमारे हेटनर जी आए। उन्होंने इनके लिए टर्म्स देनी शुरू करी, जैसे कि हमने पहला भी देखा था, जो हमारे ब्लास जी थे, उन्होंने क्या बोला था कि हमारी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को हम एक साथ ले आएंगे, और उन एक साथ से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, रीज़न। ठीक है, तो हेटनर जी ने भी कुछ ऐसे ही टाइप से यूज़ किया अपनी बुक में। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है और अक्सर पूछ ली जाती है, नेट के एग्ज़ाम में भी बहुत पूछी जाती है, और जो हमारे प्रोफेसर्स के एग्ज़ाम होते हैं कमीशन के थ्रू, उनमें भी बहुत पूछी जाती है ये। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है, और इसका जो ईयर है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने अपनी बुक में, जो नेचर एंड जोग्राफी बुक थी, उसमें इन्होंने बताया कि
ये कॉन्सेप्ट इन्होंने कोरोलॉजी साइंस का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे ब्लास्टी जो हमने पहले बताया था कि इनकी डेफिनेशन बहुत मानी गई थी, तो इन्होंने 2 टर्म्स यूज़ करी थी, पीज और मेलुआ, ठीक है। मेलुआ के लिए इन्होंने क्या करा कि एक मेलुआ के लिए इन्होंने डिफ़ाइन किया कि ये एक नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, और पीस के लिए इन्होंने एक एरिया और रीज़न के लिए इन्होंने ये टर्म यूज़ करी। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये 2 टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी हम लोगों को याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद ये होना शुरू हुआ कि जो हमारे हर्बर्टसन जी थे, उन्होंने रीज़न को 4 क्लासेस के बेसिस पर डिफ़ाइन करना शुरू किया। क्या डिफ़ाइन शुरू किया? बेसिकली हर्बर्टसन जी थे, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऐसा दिया है रीज़न का जो बेसिकली किसी मेथडोलॉजी पे डिपेंड करता था। वरना अभी हम क्या कर रहे थे, मैंने बोला था कि हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार से, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच में हमारा रीज़न का बहुत डेवलपमेंट हुआ, मतलब इस कॉन्सेप्ट का बहुत डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो इसी बीच में इन्होंने इससे पहले, मतलब इसी के आसपास इन्होंने क्या करना शुरू किया कि इन्होंने सोचा कि ऐसे डिस्क्रिप्टिव चीज़ें नहीं करनी है, मतलब हमें कुछ ना कुछ डेटा का यूज़ करना है। जब हम कोई भी चीज़ ऐसे कोई भी एक्सपीरियंस से बोलते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में आता है, लेकिन अगर हम किसी डेटा के बेस पे बोलते हैं तो वो एक क्वांटिटेटिव हमारी चीज़ें हमारी प्रूफ के साथ होती हैं, तो वो हमारा क्वांटिटेटिव मेथड में काउंट होता है, ठीक है। तो अब हर्बर्टसन जी ने क्या करना शुरू किया था, कुछ क्वांटिटेटिव मेथड्स लेने शुरू कर दिए थे और उसमें कुछ कुछ मेथड्स डालने शुरू कर दिए थे। तो उन्होंने मेथडोलॉजी ली थी, और ये मेथडोलॉजी जो थी हमारी 4 कंपोनेंट्स पर डिपेंड करती थी। कौन कौन से कंपोनेंट्स थे? एक तो वहाँ की जियोमॉर्फोलॉजी कैसी होगी, ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, किसी भी रीजन का, किसी भी रीजन की वेजिटेशन कैसी होगी, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी होगी। हर्बर्टसन जी आए, उन्होंने अपने रीजन के फिनोमेना को मेथडोलॉजी बेस कर दिया, और इस मेथडोलॉजी बेस को उन्होंने 4 कंपोनेंट्स पर डिपेंड कराया। वो 4 कंपोनेंट्स कौन से थे? दीज 4 कंपोनेंट्स आर, एक तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन, यानी वहाँ की जियोमॉर्फोलॉजी, वहाँ का जो लैंडस्केप है वो कैसा होगा, वहाँ का माउंटेनियस होगा या फिर प्लेन होगा, ये सब उन्होंने देखना शुरू किया, ठीक है। वहाँ की क्लाइमेट कैसी होगी, वहाँ का क्लाइमेट, यानी अगर विंटर होगा, मतलब ठंडी क्लाइमेट होगी, कोल्ड क्लाइमेट होगी, वार्म क्लाइमेट होगी, ह्यूमिड क्लाइमेट होगी, ये उन्होंने देखना शुरू किया। वहाँ की वेजिटेशन कैसी होगी, वहाँ की वेजिटेशन एवरग्रीन होगी, डेसिडियस होगी, कैसी होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी, वहाँ की पॉपुलेशन जो क्राउडीनेस है वो वहाँ कैसा होगा, या जैसे हमने क्लास में देखा था कि सारी डिसिमिलैरिटीज़, ये देखो सारी डिसिमिलैरिटीज़ है। मैंने बोला था ना, ब्लास्ट की जो डेफिनेशन है वो सबसे ज़्यादा जोग्राफर्स ने मानी थी, तो वो इसीलिए मानी थी, वो कहीं ना कहीं उनका बेस है और एक झलकता है वो हर इसमें, ठीक है। तो हम लोगों ने मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद के बीच का टाइम है, वहाँ पे हमारा रीज़न कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। और सबसे पहले हुआ था कि ये मैंने बताया था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले होता था हमारा, वो ये होता था कि हमारी जो डिस्क्रिप्टिव नेचर है किसी भी फिनोमेना को देने में, यानी अभी हम रीज़न की बात कर रहे हैं, तो रीज़न फिनोमेना में जो हमने दिया वो डिस्क्रिप्टिव नेचर का था, लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर इट वाज बिकम अ क्वांटिटेटिव इन नेचर, ओके। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे हम रीज़न से ही बात करेंगे, और हम वर्ल्ड ज्योग्राफी एक सीरीज़ चला रहे हैं, उसी से का ये फर्स्ट चैप्टर है। उसके बाद हम आगे देखते रहेंगे, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट जो है, ये मैंने पहले भी बताया है, ये नेट एग्ज़ाम के लिए, किसी भी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।